ईएमटी में जो है तीन इम्पोर्टेंट क्या बोलते हैं, ईएमटी के तीन इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। एक जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक। उसके बाद आता है मैग्नेटोस्टैटिक, और उसके बाद आता है इलेक्ट्रोडायनेमिक। ठीक है, हम लोग का सेट के लिए जो क्वेश्चन आता है वो ज्यादातर इलेक्ट्रोडायनेमिक से ही आता है। ठीक है, हम लोग जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या बोलते हैं, ये दोनों को एक एक सेमेस्टर में ही कंप्लीट करेंगे और एक दिन में जो है प्रैक्टिस करके लगभग 3 दिन इसको पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन आता है ना वो बेसिक बेसिक क्वेश्चन आता है और थोड़ा सा इसका वेटेज जो है वो कम रहता है। इससे क्वेश्चन आता है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है उसका इलेक्ट्रोडायनेमिक से आता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है? देखो, जब चार्ज क्या करे, जो चार्ज हो वो स्थिर हो, जब E इक्वल टू क्या हो, 0 हो, तब इसके प्रॉपर्टीज के बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। और जब चार्ज मोशन करने लगे या करंट फ्लो हो तब जो स्टडी करते हैं तब उसे हम लोग बोलते हैं मैग्नेटोस्टैटिक। और उसके बाद जब क्या बोलते हैं, ये जो है दोनों का कंबाइंड पार्ट है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसमें भी जो है पार्टिकल क्या करेगा, मोशन करेगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। देखो इसका डेफिनेशन, स्थिर विद्युत। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इसको हम लोग बोलते हैं स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत होता क्या है? ये क्या बोलते हैं, फिजिक्स का वो पार्ट है जहाँ पे हम लोग स्थिर स्थिर आवेश या फिर स्टैटिक चार्ज जिसके लिए वेलोसिटी क्या हो, 0 हो, उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब यहाँ पे वर्ड आ गया कि आवेश के बारे में स्टडी करते हैं। आवेश क्या होता है? यह जो है इलेक्ट्रॉन के आवेश के पदों में दिया जाता है। किसी भी चीज का जो आवेश है वो हम लोग इलेक्ट्रॉन के आवेश के टर्म में जो है वो देते हैं। कभी भी किसी भी चीज का जब आवेश बताया जाता है ना, इसका आवेश -1 है, -2 है, इसका आवेश +3 है, वो सब जो है इलेक्ट्रॉन के टर्म में बोला जाता है। -1 मतलब -1 e, -1 × e। ठीक है, ये होता है उसका चार्ज। ये जो है हम लोग का सबसे बेसिक यूनिट होता है इसका आवेश का, चार्ज का जो है सबसे बेसिक यूनिट होता है। इसका वैल्यू कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम, ये आप जानते ही होंगे। ठीक है, ये जो है आवेश का न्यूनतम इकाई है, मिनिमम यूनिट है। ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आवेश का भी क्या होता है, क्वांटीकरण होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी चीज में जो आवेश होगा वो भी क्वांटाइज फॉर्म में होगा। क्वांटाइज फॉर्म में कैसे होगा, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग जो क्वांटाइजेशन पढ़ते हैं वो H9 के टर्म में पढ़ते हैं। यहाँ जो आवेश का क्वांटाइजेशन होता है वो E के टर्म में होता है। ठीक है, यानी कि अगर किसी में आवेश है, ये देखो, किसी कोई जो आवेश होता है वो हमेशा क्या होता है, n × e होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का जो है वो इंटीजर मल्टीपल होता है, जहाँ n का वैल्यू +-1 +-2 +-3 ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जहाँ अगर प्लस लेंगे तो ये जो e प्लस वाला टर्म आएगा ये पॉजिटिव चार्ज को डिनोट करता है और ये जो है नेगेटिव चार्ज को डिनोट करता है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आवेश का क्वांटीकरण। इसी वजह से जो आवेश होगा वो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है उसका इंटीजर मल्टीपल होगा। ठीक है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। ठीक है, ये एक अदिश राशि होता है, इसका मात्रक जो है वो कूलाम होता है। और आवेश को हम लोग विद्युत धारा गुणित समय के टर्म में भी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। I × E भी जो है हम लोग का क्या होता है, आवेश होता है। उसके बाद आता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है कि आवेश को न तो किसी पृथककृत निकाय में, आइसोलेटेड सिस्टम में आवेश को न तो हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं और न ही आवेश को नष्ट कर सकते हैं। ये होता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ये कुछ बेसिक बेसिक चीजें हैं, इसे आप लोग एक बार पढ़ेंगे ना तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। इसके बाद आता है हम लोग का कूलाम नियम। कूलाम का नियम, स्थिर विद्युत, क्या हो गया स्थिर विद्युत? पता नहीं सर, वो
आवाज रुक गया था, हमारे तरफ से कुछ नहीं हुआ है। आवाज नहीं आ रहा था क्या? आवाज रुक गया था। अब मतलब हाँ मैं फिर अभी अभी मतलब बीच में रुक गया था उसके बाद। हाँ। इसके बाद हम लोग देखते हैं गुलाम के नियम। अभी आ रहा है ना आवाज? यस सर, आ रहा है यार, क्लियर है। हाँ। इसके बाद देखते हैं गुलाम के नियम। जब हम लोग दो आवेशों के बीच बात करते हैं, ठीक है, दो आवेशों के बीच में क्या लगता है? बल लगता है। बल कैसे लगता है? बल जो है वो दो टाइप का लगता है। एक हम लोग का क्या हो सकता है? अट्रैक्टिव फोर्स हो सकता है, दोनों चार्ज जो है वो एक दूसरे को क्या करें? अट्रैक्ट करें, ठीक है। और क्या हो सकता है? रिपल्सिव फोर्स हो सकता है, दोनों चार्ज जो है वो एक दूसरे को क्या करें? प्रतिकर्षित करें। अगर आकर्षण करते हैं तो इस केस में क्या होता है? तो ये जो चार्ज होंगे वो क्या होंगे? विजातीय होंगे, अपोजिट टाइप होंगे, प्लस और माइनस होगा। अगर प्रतिकर्षण करते हैं तो प्लस प्लस माइनस माइनस टाइप का होता है। ये जो है कुछ बेसिक चीजें हैं। किन्हीं भी तो कूलॉम का जो नियम है वो क्या बोलता है? किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का जो परिमाण होता है, इन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी की जो है वो समानुपाती होता है। इसका मतलब ये है कि जो F होता है दोनों चार्ज के गुणनफल के जो है वो समानुपाती होगा। अगर दो चार्ज है हम लोग का, ठीक है, ये Q1 है, ये जो है वो Q2 है, ये दो चार्ज हम लोग के पास है, इनके बीच की दूरी जो है वो R है। तो जो बल होगा, दोनों के बीच लगने वाला जो बल होगा, ये हम लोग कूलॉम के नियम से निकालते हैं और इसके अनुसार जो बल F होगा वो क्या होगा? Q1 और Q2 के गुणनफल के समानुपाती होगा, जबकि R के स्क्वायर के क्या होगा? समानुपाती होगा, ठीक है। F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 by R स्क्वायर और F इक्वल टू A Q1 Q2 by R स्क्वायर। ये समानुपाती को हटाने के लिए दोनों को साथ में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 by R स्क्वायर। समानुपाती को हटाने के लिए कांस्टेंट यूज करेंगे और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। या जहाँ पे एप्सिलॉन 0 क्या है? ये निर्वात में निरपेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे? एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एप्सिलॉन 0 का वैल्यू क्या होता है? 8 into 8 8.85 4 into 10 की पावर -12 कूलाम पर न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम प्रति न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, ठीक है। जो हम लोग का फोर्स होता है, फोर्स का मात्रक क्या होगा? न्यूटन होगा, ठीक है। और सीजीएस पद्धति में डाइन, ये जो है एसआई पद्धति में क्या होता है? न्यूटन होता है, और सीजीएस पद्धति में जो है वो डाइन होता है। ये होता है एप्सिलॉन 0 का वैल्यू। निर्वात में क्या बोलते हैं? विद्युतशीलता। और जो के का वैल्यू होता है, ठीक है, इसे ये पूरे कांस्टेंट को जो है हम लोग के के टर्म में भी कभी कभी लिखते हैं। F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये जो नियतांक के है, इसका पूरे का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, या फिर इसे लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का जो वैल्यू होता है वो होता है 9 into 10 की पावर 9। ये लगभग वैल्यू होता है, हम लोग यही वैल्यू जो है वो के लिए यूज करते हैं, 9 into 10 की पावर 9। उसके बाद एकांक आवेश या यूनिट चार्ज, ये होता है कूलॉम नियम। अगर हम लोग को किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में, ठीक है, अगर वो जो चार्ज है वो क्या है? स्थिर है। अगर उस केस में हमें उसके बीच लगने वाला बल अगर निकालना है तो वो हम लोग किसका यूज करके निकालते हैं? कूलॉम के नियम का जो है वो यूज करके निकालते हैं। आगे पढ़ेंगे कि जब ऑब्जेक्ट साइमेट्रिक हो तब हम लोग गॉस के नियम का जो है वो यूज करते हैं। बाकी ये जो है साइमेट्रिक ऑब्जेक्ट के लिए ही जो है वो यूजफुल होता है। बाकी जो कूलॉम का नियम है वो सभी के लिए यूजफुल होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में कभी भी हम लोग को फोर्स अगर कैलकुलेट करना है तब हम लोग कूलॉम के नियम का यूज करके ही फोर्स कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद आता है एकांक आवेश या यूनिट चार्ज। ऐसा आवेश q जिसका परिमाण क्या हो? 1, इसे हम लोग बोलेंगे यूनिट चार्ज या इकाई आवेश। जिसका परिमाण क्या हो? q इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलेंगे एकांक आवेश, जिसका जो क्या बोलते हैं मॉड हो वो 1 हो। डेफिनेशन ऑफ यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज का जो है वो डेफिनेशन कैसे कैसे दें?
यदि दो समान परिमाण के दो सजातीय आवेश को वायु या निर्वात में 1 मीटर दूरी पर रखें, ठीक है, दो समान टाइप के या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ठीक है, तो और उनका परिमाण भी क्या हो, सेम हो, और उनको अगर 1 मीटर दूरी पर रखें और उनके बीच जो है 9 इंटू 10 की पावर 9 जो बल है वो कितना लगे, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन बल लगे, तो वो चार्ज है, उस चार्ज को हम लोग एकांक आवेश कहेंगे, ठीक है। ये डेफिनेशन है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो आवेशों के बीच लगने वाला बल किसी, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, हमेशा याद रखिए कि दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है, ठीक है, वो किसी भी तीसरे आवेश की उपस्थिति से जो है प्रभावित नहीं होता। अगर मान लेते कि हम लोग के पास एक निकाय है, ठीक है, इस निकाय में जो है वो 3 जो है वो आवेश है, ठीक है, ये हम लोग का Q1 है, ये Q2 है और ये क्या है, Q3 है। इस यहाँ पे जो लगने वाला बल होगा वो अगर F12 है, तब ये Q3 रहे ना रहे, ये बल जो है वो F12 ही रहेगा, ठीक है। इसका जो वैल्यू है वो ये Q2 के रहने या ना रहने से जो है वो कोई भी इसमें परिवर्तन नहीं होगा। ये Q2 कहीं भी हो सकता है, ये Q3 जो है वो कहीं भी हो सकता है, यहाँ पे भी रहे Q3 तो भी इन दोनों के बीच लगने वाला जो बल है वो F12 ही रहेगा, जो कि किस पे डिपेंड करेगा, Q1 पे डिपेंड करेगा, Q2 पे डिपेंड करेगा और R स्क्वायर पे, इन दोनों के बीच के दूरी पे डिपेंड करेगा। इसके सिवाय किसी भी चीज पे जो है ये निर्भर नहीं करेगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल किसी तीसरे आवेश की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता। इसके बाद आता है परावैद्युतांक। परावैद्युतांक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यह माध्यम का एक गुण होता है, ये जो परावैद्युतांक होता है ये माध्यम का एक गुण होता है। इसके बारे में जो है हम आगे के क्लास में देखेंगे। परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये जो है माध्यम का एक गुण होता है, ठीक है। यदि किसी माध्यम एक में बल F1 है तथा किसी अन्य माध्यम में जो बल है वही आवेशों के लिए जो बल है वो F2 हो जाता है, ठीक है। और F1 का वैल्यू ये है, F2 का वैल्यू ये है, यहाँ पे जो है वो K आ गया। तो हम लोग क्या कहेंगे कि जो K का जो वैल्यू है वो F1 बाई F2 होता है, माध्यम एक में बल का परिमाण बटे माध्यम दो में बल का परिमाण, ठीक है। इसे हम लोग बोलेंगे परावैद्युतांक। आगे की क्लास में इसे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस इतना याद रखना है कि ये जो है परावैद्युतांक होता है। या फिर इसका डेफिनेशन कैसे देते हैं, माध्यम दो में विद्युतशीलता बटे माध्यम एक में जो है वो विद्युतशीलता। यदि माध्यम का वायु या निर्वात में विद्युतशीलता ε0 हो तो K जो होता है वो क्या होता है, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन 0, यानी कि माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता बटे वायु या निर्वात में विद्युतशीलता से जो है उसका वैल्यू देते हैं, ठीक है। इसे कई बार सापेक्ष विद्युतशीलता भी कहा जाता है, ER से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। K से रिप्रेजेंट करे या ER से रिप्रेजेंट करे। E का जो वैल्यू होता है हम लोग का किसी भी माध्यम के लिए जो विद्युतशीलता होता है वो निर्वात में विद्युतशीलता गुणित उस माध्यम का जो है वो सापेक्ष परावैद्युतांक या सापेक्ष विद्युतशीलता होता है। ये क्या है, किसी माध्यम में विद्युतशीलता, ये जो है किसी माध्यम में जो है वो विद्युतशीलता है, और ER क्या है, उसका परावैद्युतांक या सापेक्ष विद्युतशीलता है। ये ना थोड़ा सा कुछ टर्म है जो आगे हम लोग यूज करेंगे, ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सब चीजें जो है हम लोग को जाननी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी आवेश Q के कारण जो प्रभाव, किसी आवेश Q का जो प्रभाव क्षेत्र होता है, ठीक है, जैसे आवेश Q का जहां तक हम लोग प्रभाव जो है वो अनुभव करते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। किसी इकाई आवेश द्वारा अनुभव किया गया बल और वो जो उसका जो परिमाण होता है क्या होता है, वो उस जगह पे अगर हम लोग एक इकाई आवेश या यूनिट चार्ज को अगर हम लोग रखते हैं, तब वो यूनिट चार्ज जो भी बल अनुभव करेगा वही जो है हम लोग का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाई Q0। अगर हम लोग फोर्स को जो है दो चार्ज, एक हम लोग का ये चार्ज है Q, जिसके कारण हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और यहाँ पे ये चार्ज अगर Q0 हम लोग रखते हैं, ठीक है, तो ये जो भी फोर्स इस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, K इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसे हम लोग हटा दें, डिवाइड बाई Q0 कर दें, तो जो बचेगा वही हम लोग का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। तो F डिवाइडेड बाई Q0 क्या होता है, हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। या फिर जो फोर्स होता है हम लोग इसे लिखते हैं Q इंटू E, ठीक है। जिस भी चार्ज पे हम लोग को फोर्स निकालना है, वो चार्ज जिस पर भी निकालना है फोर्स, ठीक है, वो चार्ज और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखा हुआ है तो वो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी क्या होता है, फोर्स के
बराबर होता है, ठीक है। इसका मात्रक क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति कूलम, एन सी इनवर्स, ठीक है। इसका जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम होता है। बिंदु आवेश q के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है हम लोग इस तरह से देते हैं, E इक्वल टू होता है 1/4πε0 q बाई r स्क्वायर, ठीक है। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो ये जो है r कैप, जहां भी मतलब जैसे ये हम लोग का क्या है, ये कोई पॉइंट है, ठीक है, और ये जो है पॉइंट P है, तो ये जो डायरेक्शन होगा, ये जो डायरेक्शन होगा, ठीक है, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आर कैप हो जाएगा। ये ओ है और ये बिंदु जहाँ पे हम लोग विद्युत क्षेत्र जो है वो निकालना चाहते हैं, तो ये जो है आर कैप हो जाएगा। आवेशों के सामान्य वितरण के कारण तीव्रता, अगर बहुत सारे आवेश हैं, ठीक है, हम लोग के पास बहुत सारे आवेश हैं और इन आवेश के कारण जो है हम लोग को इस बिंदु P पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तब हम लोग क्या कर देंगे कि सभी आवेश के कारण जो अलग अलग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा उसको जोड़ देंगे, ठीक है। समेशन ऑफ आई 1/4πε0 QI RI का स्क्वायर, ठीक है, ये जो है हम लोग का कुल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। सतत आवेश वितरण के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, सतत आवेश वितरण के लिए ये जो समेशन था, समेशन की जगह हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन 1/4πε0 और यहाँ पे क्या आएगा, डी क्यू, डी आर के रेस्पेक्ट में नहीं करेंगे, डी क्यू के रेस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। डी क्यू का फिर वहां पे वैल्यू निकालेंगे कि वो कौन सा क्या बोलते हैं, किस टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो डी क्यू का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। E इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। अगर वो रेखीय आवेश घनत्व है तो डी क्यू का जो वैल्यू है, ठीक है, डी क्यू का जो वैल्यू है वो लैम्डा डी एल हो जाएगा। रेखीय आवेश घनत्व मतलब एक लंबा सा लाइन है और इसमें जो है आवेश रखा हुआ है, ठीक है, तो इकाई लंबाई में कितना आवेश है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं। माना किसी रेखीय चालक जिसका रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा क्या होता है, इकाई, लैम्डा इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एल, इकाई लंबाई में उस पर कितना आवेश है, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं लैम्डा या रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं, ठीक है। और इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है 1/4πε0, डी क्यू का वैल्यू रख देंगे, डी क्यू का वैल्यू एल डी लैम्डा डी एल हो जाएगा बाई आर स्क्वायर, आर कैप के डायरेक्शन में, ठीक है। लैम्डा का वैल्यू होता है इकाई लंबाई में आवेश, क्यू क्या है हम लोग का मूल आवेश, ठीक है। तब ये जो कुल आवेश, ठीक है, ये जो है कुल आवेश है, तो लैम्डा का जो वैल्यू होगा वो क्यू अपॉन एल हो जाएगा। उसके बाद आता है पृष्ठीय आवेश घनत्व या सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, अगर हम लोग के पास एक सरफेस है और इसके यूनिट सरफेस में जितना भी चार्ज है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलेंगे, ठीक है, पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलेंगे। इसका जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, क्यू बाई ए हो जाएगा, ठीक है, या फिर क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू ए हो जाएगा, या फिर इंटीग्रेशन सिग्मा डी ए हो जाता है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसे हम लोग इस फॉर्मूले से देंगे, ए इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/4πε0 सिग्मा डी ए बाई आर स्क्वायर आर कैप। आयतन आवेश घनत्व के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है आवेश जो डी क्यू का जो वैल्यू है वो हो जाएगा रो डी पी, यहाँ पे रो डी पी रख देंगे, यहाँ पे आयतन समाकलन इस तरह से जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग का मिल जाएगा आवेश घनत्व के लिए, जहाँ पे रो क्या है, क्यू बाई पी है, या क्यू इक्वल टू रो पी, ये जो है हम लोग देख सकते हैं। इसके बाद ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन जो है इससे आ चुका है कि विद्युत बल रेखाएं और इसके जो है गुण है, ठीक है। विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक चिकना वक्र होती हैं, ठीक है, इमेजरी स्मूथ कर्व होती हैं, जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो स्मूथ जो है वो कर्व होती हैं, ठीक है, स्मूथ कर्व होती हैं, और ये क्या बोलते हैं, किसी भी ये अगर विद्युत बल रेखा है, ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो जो स्पर्श रेखा का जो डायरेक्शन होगा वो विद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन को दिखाएगा, ठीक है।
विद्युत बल रेखाएं जो है वो धन आवेश से बाहर निकलती हैं और ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं। ठीक है, जो विद्युत बल रेखाएं वो हमेशा धन आवेश से सीधा बाहर निकलेंगी। ठीक है, इस टाइप से जो है वो धन आवेश से हमेशा जो है वो बाहर निकलेगी और ऋण आवेश के अंदर जो है वो प्रवेश करेगी। ठीक है, इससे जो है नीरोग्राम में क्वेश्चन आता है कि डायग्राम दे देगा और आप लोग को जो है वो आवेश पहचानने के लिए बोलेगा, तो याद रखेंगे कि प्लस आवेश से बाहर निकलेंगी और ऋण आवेश के अंदर प्रवेश करेंगी। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं, बल रेखाएं अनंत तक वितरित होती है। ठीक है, अगर एक पॉइंट चार्ज के कारण हम लोग देखें तो ये जो है ये धन आवेश से शुरू होकर कहाँ तक जाएंगी, अनंत तक जाएंगी। ठीक है, बल रेखाएं जो है अनंत तक वितरित होती हैं। किन्हीं धनावेश एवं ऋणावेश युग्म के लिए बल रेखाएं बंद वक्र होती हैं। ठीक है, अगर हम लोग के पास पेयर है किस किस का, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश का, अगर हम लोग के पास पेयर है तो जो बल रेखाएं होंगी वो क्या होंगी, एक बंद वक्र बनाएंगी। अगर ये प्लस और ये माइनस, तब क्या होगा, प्लस से निकल के माइनस पे जो है ये बल रेखाएं समाप्त होंगी। ठीक है, और ये जो है एक बंद वक्र बनाएंगे। ठीक है, जो बल रेखाएं होंगी वो इस टाइप से होंगी। ठीक है, ये इस टाइप से, ये जो बल रेखाएं हैं वो इस टाइप से। ठीक है, दो पेयर के लिए अगर एक धन आवेश और एक ऋण आवेश का युग्म हो तभी ये बंद वक्र बनाएंगी, अदरवाइज ये जो है बंद वक्र नहीं बनाएंगे। ठीक है, सजातीय आवेश के लिए बल रेखाएं परस्पर जुड़ जाती हैं। अगर ये इसकी जगह सजातीय आवेश होता, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज होते, तब जो बल रेखाएं हैं वो ऐसे एक दूसरे से जो है वो जुड़ जाती है। ठीक है, इस टाइप से ये जो बल रेखाएं हैं इस टाइप से जो है वो जुड़ जाती है। ठीक है, सजातीय आवेश के लिए बल रेखाएं परस्पर जुड़ जाती हैं। बल रेखाएं जहां सघन होती हैं वहां विद्युत क्षेत्र जो है वो अधिक तीव्र होता है, और बल रेखाएं जहां विरल होती है वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो कम होती है। विद्युत बल रेखाओं का जो संख्या है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी डिनोट करता है। अगर विद्युत बल रेखाएं पास पास हैं तो यहाँ जो है विद्युत क्षेत्र तीव्र होगा। अगर विद्युत बल रेखाएं दूर दूर हैं, ठीक है, तो यहाँ जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, क्षीण होगा या फिर कम होगा। अगर ऐसा किया हुआ है डायग्राम तो हम लोग बोल सकते हैं कि E1 इज ग्रेटर देन E2। यहाँ पे डायरेक्शन भी दिया हुआ होगा। ठीक है, इस टाइप से, तो हम लोग ये बोलेंगे कि E1 जो है वो ग्रेटर देन है किससे, E2 से। विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं क्या करेंगी, एक दूसरे को कभी भी जो है वो प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। विद्युत बल रेखाएं प्रत्यास्थ डोरी के समान लंबाई में सिकुड़ने की चेष्टा करती है। जो विद्युत बल रेखाएं होती है ना, वो जैसे हम लोग का रबर जो है वो सिकुड़ने का कोशिश करता है, तो वैसे भी इनके अंदर भी जो है वो क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। ये जो विद्युत बल रेखाएं हैं ये हमेशा ऐसे सिकुड़ने का जो है वो कोशिश करती है। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन करने का जो है वो कोशिश करती है विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में परस्पर दूर हटने की चेष्टा करती हैं। ठीक है, अपने लंबाई के क्या बोलते हैं, ये जो है इसका लंबाई का जो है वो लंबवत दिशा है। ठीक है, 90 डिग्री। अगर इस यहाँ पे हम लोग जाएं, आगे बढ़े, तो ये क्या होगा, ये जो है दूर हटती जाएंगी। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं जो है वो एक दूसरे से दूर हटती जाएंगी। यही जो है यहाँ पे लिखा गया है कि विद्युत बल रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में परस्पर दूर हटने की चेष्टा करती है। आवेशित चालक से निकलने वाली बल रेखाएं चालक के तल के लंबवत होती है। अगर हम लोग के पास कोई आवेशित चालक है, ठीक है, कोई स्फीयर है, तो इससे जो है निकलने वाली जो बल रेखाएं होंगी वो हमेशा पृष्ठ की क्या होंगी, लंबवत होंगी। ठीक है, पृष्ठ के जो है वो लंबवत होंगी। एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए बल रेखाएं समांतर तथा समदूरस्थ होती है। अगर हम लोग के पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जो बल रेखाएं होंगी वो क्या होंगी, समांतर एवं समदूरस्थ होंगी। ठीक है, ये हम लोग का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जहाँ पे बल रेखाएं जो है वो समांतर और समदूरस्थ होती है। ठीक है, तो ये जो है विद्युत बल रेखाएं या विद्युत विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कुछ गुण थे। इससे रिलेटेड जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे एक बार अच्छे से पढ़िए। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल या विद्युत विद्युत द्विध्रुव।
अगर हम लोग के पास एक माइनस चार्ज और एक प्लस चार्ज का क्या हो, पेयर हो, और वो दोनों जो है कुछ परिमित दूरी से जो है वो क्या हो, सेपरेट हो, अलग अलग हो, तब ऐसे निकाय को हम लोग बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव में क्या होगा, दो बराबर एवं विजातीय आवेश होंगे, ठीक है, तथा ये जो है अल्प दूरी डी पर रखे हुए हैं, तो ऐसे निकाय को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं, ठीक है। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इनके इनका चार्ज गुणित जो इनके बीच की दूरी होती है, इन चार्ज और ये दूरी के बीच का जो गुणनफल होता है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, राशि है, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसका हम लोग बहुत यूज करेंगे। P इक्वल टू होता है क्यू सी, वेक्टर P इक्वल टू क्यू वेक्टर सी, ठीक है। इसकी दिशा कैसी होगी, इसकी दिशा जो है हमेशा माइनस से प्लस की तरफ होती है। जो वेक्टर P होगा, ठीक है, वेक्टर P की जो दिशा होगी वो क्या होगी, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होगी। इसके लिए विद्युत क्षेत्र देख लेते हैं, ठीक है। जो क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग दो तीन 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 केस के लिए जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। एक होता है अक्षीय, यानी कि ये दोनों को जोड़ने वाला जो लाइन है, ठीक है, इसी लाइन में अगर हम लोग वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तब ये होता है हम लोग का अक्षीय स्थिति। अगर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। और इस ये जो लाइन जॉइनिंग है, इससे कोई थीटा एंगल पे अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं सामान्य स्थिति, ठीक है। तो अक्षीय स्थिति में देखो, अक्षीय स्थिति में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई होता है वो हम लोग का 1/4πε0 2 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है, 1/4πε0 2, या फिर ये इस केस में है जब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है, आर इज ग्रेटर देन डी के केस में ये है। अगर जो डी है वो बहुत ज्यादा कम नहीं है, तब हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, 1/4πε0 2 पी आर आर स्क्वायर माइनस D/2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। ये होता है हम लोग का अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4πε0 पी, जहाँ पे पी क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण बटे आर क्यूब, ठीक है। या फिर ये किस केस में है, जब आर इज ग्रेटर देन डी है, या फिर 1/4πε0 पी आर स्क्वायर प्लस D/2 का स्क्वायर की पावर 3/2। ये जो होता है हम लोग का निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। सामान्य स्थिति अगर थीटा एंगल पे है, तब जो हम लोग का विद्युत क्षेत्र का तीव्रता होता है वो होता है 1/4πε0 E/r क्यूब वन अपॉन 4πε0 पी आर क्यूब √3 cos थीटा प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे P जो है वो द्विध्रुव आघूर्ण है, P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू डी होता है, ठीक है। तो इसमें Q भी है, इसलिए हम लोग जानते हैं जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये P/r क्यूब आ जाएगा। ई का सामान्य स्थिति में अगर को थीटा एंगल पे हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, तब क्या आएगा, 1/4πε0 P/r क्यूब √3 cos थीटा प्लस 1 आ जाएगा। अगर इसका वेक्टर फॉर्म देखें तो वेक्टर फॉर्म क्या आ जाएगा, वेक्टर E इक्वल टू 1/4πε0 P/r क्यूब 2 cos थीटा r कैप प्लस साइन थीटा थीटा कैप, ठीक है। ये जो है हम लोग का पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश रूप है। अगर हम लोग को क्या दे दे, विद्युत चतुर्थ ध्रुव दे दे, विद्युत चतुर्थ ध्रुव क्या होगा, विद्युत चतुर्थ ध्रुव जो है वो क्या बोलते हैं, या तो यहाँ पे -q प्लस q माइनस q प्लस q इस टाइप से हो सकता है, या फिर -q यहाँ पे दो चार्ज होंगे प्लस q और प्लस q के, ठीक है, यहाँ पे जो है वो माइनस चार्ज होगा। इस टाइप से जो है चतुर्थ ध्रुव जो है वो 2-3 चार्ज जो है तो उनका कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है, इस टाइप के हो सकते हैं। चतुर्थ ध्रुव क्या होगा, 4 आवेशों का जो है क्या बोलते हैं, निकाय होगा, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, चतुर्थ ध्रुव बोलेंगे। तो
तो चतुर्थ ध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हम लोग को निकालने के लिए बोला जाए तो ये जो है डिपेंडेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कि वो जो है आर की दूरी पे किस तरह से निर्भर करता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो बहुत ही लेंथी होता है, ठीक है। मल्टीपल एक्सपेंशन से जो है ये फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं। बस आप लोग को याद क्या रखना है कि विद्युत चतुर्थ ध्रुव के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता होता है वो 1/r⁴ के समानुपाती होता है, ठीक है, जबकि पोटेंशियल 1/r³ के समानुपाती होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल एक्सपेंशन से जो है वो निकालते हैं। मल्टीपल एक्सपेंशन जो है वो बहुत ही लंबा मेथड है, हम लोग को उसमें नहीं जाना है, ठीक है। हम लोग को उसमें बस याद क्या रखना है कि ये आवेश का प्रकार, ठीक है, अगर ये हम लोग के पास आवेश है और उसमें पूछा जाए कि विद्युत क्षेत्र जो है वो दूरी पर किस तरह से निर्भर करता है या विद्युत विभव दूरी पर किस तरह से निर्भर करता है, तब ये फॉर्मूला हम लोग को पता होना चाहिए। कैसे निर्भर करता है, जो एकल आवेश होता है यानी कि एक सिंगल आवेश क्यू है, ठीक है, तब जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो 1/r² पे जो है वो निर्भर करेगा, और जो विभव है वो किसके समानुपाती होगा, 1/r के जो है वो समानुपाती होगा, ठीक है। ऐसे भी हम लोग पढ़े हैं कि एक एकल चार्ज क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता होता है, विद्युत क्षेत्र होता है, वो क्या होता है, Q/1/4πε0 Q/r² होता है, ठीक है। वो जो है 1/r² के समानुपाती होता है। जो विद्युत विभव आगे पढ़ेंगे ये होता है हम लोग का 1/r। विद्युत के कारण क्या होगा, 1/r का क्यू, अभी हम लोग फॉर्मूला देखे थे, ठीक है, अभी हम लोग ये फॉर्मूला देखे थे कि ये जो है r³ पे निर्भर करता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। और इसके लिए अगर हम लोग पोटेंशियल निकालें तो वो ये जो है 1/r² के समानुपाती होगा। जो चतुर्थ ध्रुव है, क्वाड्रुपोल है, वो r⁴ के जो है वो समानुपाती होगा, और ये जो है जो विभव है वो 1/r⁴ के समानुपाती होगा। जो अंश ध्रुव है तो ये r⁵ और ऐसे ही ये जो है बढ़ते जाएगा, ठीक है, 1/r⁴, 1/r⁷ इस टाइप से ये बढ़ते जाएगा, ठीक है। और इससे जो है एक कम यहाँ पे आ जाएगा विभव के लिए, ठीक है। तो इस तरह से इससे अगर रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो ये जो है डिपेंडेंसी बेस्ड ही क्वेश्चन आएगा। कैसे क्वेश्चन आएगा, जैसे मान लेते कि हम लोग आवाज नहीं आ रहा है सब? अभी आवाज आ रहा है? हाँ अब आया सर। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा वो किस टाइप से आएगा कि पहले दे देगा कि r दूरी पर जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब हम लोग को पता है, और अगर हम लोग दूरी को 2r कर देते हैं तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रुपोल चतुर्ध्रुव आघूर्ण जो होता है उसके लिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो 1/r⁴ पे डिपेंड करता है। तो r की जगह 2r रख देंगे तो ये जो है 2⁴ क्या आ जाएगा, 16, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 16 गुना जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से जो है वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। जब प्रैक्टिस करेंगे तब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। विद्युत द्विध्रुव के लिए विभव, विद्युत द्विध्रुव के लिए जो विभव है वो हम लोग इस फॉर्मूले से देते हैं 1/4πε0 p cos थीटा r²। देखो EMT का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोर्शन है ना वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला है, पूरा EMT सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले पे बेस्ड है, ठीक है। इसमें शुरू से लेके आखिरी तक जो है इसके लिए फॉर्मूला उसके लिए फॉर्मूला यही पढ़ेंगे हम, और इससे जो क्वेश्चन है वो इसी टाइप के ही पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है विद्युत क्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण निकाय, ठीक है। अगर अनंत लंबाई का एक समान आवेशित छड़ है और उसके लिए हम लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तब उसके लिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है वो क्या होता है, वेक्टर E = 1/4πε0 2λ/r। या ये भी उसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर
ये अनंत लंबाई के लिए, ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व है, और ये जो है अनंत लंबाई के तार के लिए है। अगर उसकी लंबाई L है, L लंबाई का छड़ है, ठीक है, इसके लिए लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन L हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 L लैम्डा बाई R अंडर रूट L स्क्वायर प्लस 4R का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई आवेशित वलय है तब उसके लिए जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद बोले कि केंद्र से ये एक चीज याद रखेंगे, ठीक है, आवेशित गोले के लिए जब हम लोग विद्युत क्षेत्र निकालते हैं तब विद्युत क्षेत्र जो है वो मैक्सिमम कहाँ पे होता है, ये इस दूरी पे जो है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। इस दूरी पे R बाई अंडर रूट 2 पे जो है वो उसका विद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पहले बढ़ता है R/2 तक और उसके बाद फिर से घटता है। तो मैक्सिमम कहाँ पे होता है, एक वलय के लिए। अगर हम लोग के पास एक रिंग है, आवेशित वलय है, तो उसके लिए जो विद्युत क्षेत्र मैक्सिमम होगा वो R/√2 पे होगा, और उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, Q 6√3 एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर पाई। ये जो है उसका विद्युत मैक्सिमम विद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है। एक समान आवेशित शक्ति के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर 1 माइनस R अंडर रूट R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यहाँ पे जो भी कैपिटल R है वो जो है रेडियस को दिखा रहा है, ठीक है, त्रिज्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव क्या होता है, ठीक है। देखो, विद्युत बल द्वारा अगर हम लोग एक आवेश हम लोग के पास कोई चार्ज है, वो बिंदु A से अगर उस चार्ज को हम लोग कहाँ तक, बिंदु B तक ले जाना चाहते हैं, ठीक है, तब जो हम लोग को कार्य करना पड़ेगा किसी इलेक्ट्रिक फील्ड E के अंतर्गत, ठीक है, या इलेक्ट्रिक फोर्स F के अंतर्गत अगर हम लोग को उसे A B से B बिंदु तक लेके जाना है, तब जो किया गया कार्य होगा वो क्या होगा, -A2 इंटीग्रेशन A to B F.dl वेक्टर F.dl ये हो जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -Q A2 इंटीग्रेशन A to B वेक्टर E.dl हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये F है, और यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लिखेंगे तब यहाँ पे Q का जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है उसे दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर बोलते हैं, ठीक है। और इसी से जो है हम लोग विभवांतर को भी डिफाइन कर सकते हैं। विभवांतर इक्वल टू क्या होता है, W/Q0। अगर हम लोग का जो आवेश है वो एकांक आवेश हो, ठीक है, तो जो विभवांतर होगा वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन -A to B वेक्टर E.dl। जो आप लोग को याद रखना है वो फॉर्मूला ये है, ठीक है। जो हम लोग का विद्युत विभव होता है, विद्युत विभव V इक्वल टू क्या होता है, -इनफाइनाइट टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ इनफाइनाइट टू R वेक्टर E.dr। ये जो होता है विद्युत विभव का हम लोग का वैल्यू होता है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन हम लोग देखें तो क्या आएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो माइनस ग्रेडियंट ऑफ E होता है, ठीक है, ये याद रखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड E होता है वो होता है माइनस ग्रेडियंट। जब वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रहे थे तब ग्रेडियंट के बारे में पढ़े थे, ठीक है, माइनस ग्रेडियंट ऑफ E होता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे कई बार जो है वो फाई से भी डिनोट करते हैं। फाई में जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक में पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। किसी बिंदु आवेश के कारण जो विभव होगा हम लोग जानते हैं, विभव क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R हो जाएगा, ठीक है। किसी एक, अगर कोई एक आवेश है Q, इसके कारण अगर R दूरी पर हम लोग विद्युत विभव निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। किसी बंद वक्र के लिए अगर जो है ये इंटीग्रेशन हम लोग किसके लिए करते हैं, बंद वक्र के लिए करते हैं, तब ये वैल्यू जो है वो 0 आता है। क्यों 0 आता है, क्योंकि डेल क्रॉस वेक्टर E का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। जो हम लोग का विद्युत क्षेत्र होता है एक संरक्षी बल क्षेत्र होता है। और हम लोग वेक्टर एनालिसिस में पढ़े थे, अगर किसी का डेल, किसी का कर्ल 0 हो तो वो क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स, संरक्षी बल होता है, ठीक है। तो ये जो है हम लोग का जो E होता है या F जो होता है वो एक संरक्षी बल होता है, ठीक है। और इसी डेफिनेशन से हम लोग को क्या मिलता है, वेक्टर E इक्वल टू माइनस डेल E मिलता है। बिंदु आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, सभी के क्या बोलते हैं, जितने भी वहां पे विद्युत क्षेत्र रहेंगे सभी का जो है वो एडिशन हो जाएगा, ठीक है। और जितने भी आवेश रहेंगे सभी के कारण विभव का जो है वो योग हो जाएगा।
यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे कि विभिन्न आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र उन आवेशों के अलग अलग विभव का बीजीय योग होता है, अलजेब्रिक सम होता है। क्या? विभव। जो विभव होता है वो अलजेब्रिक सम होता है, जबकि जो विद्युत क्षेत्र होता है वो सदिश योग होता है। क्या बोलते हैं, जो हम लोग का अलजेब्रिक सम होता है, बीजीय योग होता है, उसमें 1 + 1 और वेक्टर 1 प्लस वेक्टर 1 में जो है वो डिफरेंस होता है। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक सम या बीजीय योग, और इसे हम लोग बोलते हैं सदिश योग। जहाँ पे क्या हो, अगर दो सदिश क्वांटिटी को ऐड करते हैं तब उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सदिश योग बोलेंगे। और दोनों के वैल्यू में जो है वो डिफरेंस होता है, दोनों के वैल्यू में डिफरेंस क्या बोलते हैं, जब ये कॉन्सेप्ट आएगा ना तब हम लोग पढ़ेंगे। इसका वैल्यू बस याद रखिए, इसका वैल्यू जो है वो 2 होता है, जबकि इसका वैल्यू 2, 1, 0, 1, -1 और -2 हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण या टॉर्क किसी विद्युत क्षेत्र E पर रखे द्विध्रुव पर जो लगने वाला बल युग्म होता है। जैसे देखो, ये हम लोग के पास जो है एक विद्युत द्विध्रुव है, ये -q चार्ज है, ये q चार्ज है। ठीक है, और इसे जो है हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं। तब अगर किसी भी चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब उस पर जो है बल लगेगा। ठीक है, और ये माइनस चार्ज है तो इस पर जो बल है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ये प्लस चार्ज है तो इस पर जो बल है वो उसी डायरेक्शन में लगेगा। तब क्या होता है कि ये जो एक द्विध्रुव है इस पर दो तरह का बल लगता है, एक बल जो है वो नीचे लगता है और एक बल जो है वो कहाँ लगता है, ऊपर लगता है। और हम लोग जानते हैं कि जब कभी भी बल युग्म लगता है, ठीक है, दो बराबर और अपोजिट डायरेक्शन का बल लगता है, तब इसमें जो है वो विस्थापन नहीं बल्कि क्या होता है, घूर्णन होने लगता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बल युग्म बोलते हैं, बल युग्म। और इसके कारण जो आघूर्ण उत्पन्न होता है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं बल आघूर्ण। और इसे जो है वो टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। और टाउ का वैल्यू क्या होता है, किसी विद्युत द्विध्रुव के लिए जो बल आघूर्ण होता है वो होता है P sin थीटा या वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, जहाँ पे P क्या है, विद्युत द्विध्रुव है, और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके बाद आता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी W इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ डी थीटा इक्वल टू -P डॉट वेक्टर E। ठीक है, ये जो है पोटेंशियल एनर्जी होता है द्विध्रुव के लिए। द्विध्रुव के अगर द्विध्रुव के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पूछेगा तो ये आप लोग को लिखना है। ठीक है, वेक्टर P डॉट वेक्टर E, द्विध्रुव आघूर्ण डॉट हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड। स्थिर विद्युत की स्थितिज ऊर्जा, स्थिर विद्युत की स्थितिज ऊर्जा W जो है वो F डॉट dl से दिया जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट dl। या जो विभवांतर होता है, विभवांतर के साथ अगर हम लोग आवेश का मल्टीप्लाई कर दें तब इस फॉर्मूले से भी जो है वो विद्युत स्थितिज ऊर्जा W जो है वो दिया जाता है। ठीक है, या फिर अच्छा, इसे W से रिप्रेजेंट किया हूँ, कई बार जो है ये U भी लिखा हुआ होता है। ठीक है, दोनों का मतलब वही है, U इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू V, या फिर W इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू V। अगर विभव V है, ठीक है, और आवेश Q पे जो है हम लोग को Q का जो है वो स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है किसी विभव क्षेत्र V में, तो ये क्या हो जाएगा, W इक्वल टू Q इंटू V हो जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला ही है, बहुत सारा फॉर्मूला। आवेशों के निकाय के कारण अगर बहुत सारे आवेश हैं तब जो स्थितिज ऊर्जा W है वो क्या आ जाएगा, 1/2 I समेशन I इज नॉट इक्वल टू J। यहाँ पे I और J जो है दो ऐसे इंडिसेस हैं जो बराबर नहीं है, और फिर क्या हो जाएगा, QI और QJ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1/2 भी रहेगा, ये याद रखेंगे। और समेशन ऑफ QI, ये जो QV है इसी को जो है वो जोड़ देंगे। ठीक है, और यहाँ पे I इज नॉट इक्वल टू J के लिए, और यहाँ 2 से जो है वो डिवाइड कर देंगे। ये होता है हम लोग का स्थितिज ऊर्जा। सतत आवेश वितरण के लिए देखें तो ये जो है इंटीग्रेशन हो जाएगा। सतत आवेश वितरण के लिए हम लोग का क्या बोलते हैं, W इक्वल टू 1/2 रो V T टाउ हो जाएगा। ठीक है, आयतन अगर हम लोग के पास कोई जो है ऐसा इस टाइप का कोई अवयव है, ठीक है, और इसके कारण हम लोग को क्या निकालना है, स्थितिज ऊर्जा निकालना है, तब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अगर हम लोग के पास एक प्लेट है, इसके लिए भी स्थितिज ऊर्जा निकालना है, तब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अगर हम लोग के पास एक क्या बोलते हैं वायर है, ठीक है,
तब जो है स्थितिज ऊर्जा हम लोग इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। बाकी सभी के लिए, कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए जो फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है वो ये है, W इक्वल टू हमेशा होता है 1/2 इंटीग्रेशन E स्क्वायर डी टाउ, जहाँ पे ये समाकलन जो है वो जीरो से लेके इनफाइनाइट तक आल स्पेस में जो है वो लिया गया है। स्थिर विद्युत, इसे हम लोग स्थिर विद्युत स्व ऊर्जा या इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्फ एनर्जी भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद रखेंगे। W इक्वल टू क्या होता है 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट E स्क्वायर डी टाउ। ठीक है, इसे हम लोग स्व ऊर्जा या सेल्फ एनर्जी भी बोलते हैं, सेल्फ एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है समविभव पृष्ठ का। समविभव पृष्ठ क्या होता है? नाम से ही स्पष्ट है, जहाँ पे विभव क्या हो, समान हो। ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पे जो विद्युत विभव हो वो समान हो। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, समविभव पृष्ठ बोलेंगे। किसी विद्युत क्षेत्र में समान विभव को मिलाने वाला काल्पनिक पृष्ठ, ये जो है काल्पनिक पृष्ठ होता है। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं समविभव पृष्ठ बोलते हैं। ठीक है, इसके क्या क्या गुण है? सबसे पहला देखो, जो समविभव पृष्ठ होता है इसमें विद्युत बल रेखाएं हमेशा जो है वो लंबवत काटती हैं। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं जो है हमेशा लंबवत ही काटेंगी इसको, समविभव पृष्ठ को। समविभव पृष्ठ, ये अगर हम लोग का एक समविभव पृष्ठ है, ठीक है, तो जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो हमेशा जो है इसमें परपेंडिकुलर ही प्रवेश करेंगी और या फिर परपेंडिकुलर ही इससे बाहर निकलेगी। समविभव पृष्ठ पर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य नहीं करना पड़ता। ठीक है, अगर ये हम लोग का एक समविभव पृष्ठ है और यहाँ पे हम लोग का एक चार्ज Q है, ठीक है, यहाँ पे जो चार्ज है वो Q है और इस चार्ज को हम लोग यहाँ पे लाना चाहते हैं, तब हम लोग को W इक्वल टू कितना कार्य करना पड़ेगा, 0 कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, समविभव पृष्ठ के लिए जो है एक चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो है कोई भी कार्य करना नहीं पड़ता। क्यों कार्य करना नहीं पड़ता? क्योंकि जो हम लोग का W होता है, W इक्वल टू क्या होता है, Q V1 माइनस V2 होता है। और क्योंकि ये समविभव पृष्ठ है, यहाँ पे भी विभव सेम है और यहाँ इन दोनों बिंदुओं पे जो है विभव सेम है, तो ये जो वैल्यू है वो 0 आ जाएगा। इसलिए जो किया गया कार्य होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। समविभव पृष्ठ पर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई भी कार्य करना नहीं पड़ता। W इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और समविभव पृष्ठ। लेकिन एक भिन्न भिन्न समविभव पृष्ठ पे अगर हम लोग के पास जो है वो अलग अलग क्या बोलते हैं, समविभव पृष्ठ है, यहाँ पे और समविभव पृष्ठ है, ठीक है, यहाँ पे भी समविभव पृष्ठ है, तो एक समविभव पृष्ठ से दूसरे समविभव पृष्ठ में ले जाने में जो है वो कार्य करना पड़ता है, W इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन एक ही समविभव पृष्ठ में के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो है वो कार्य करना नहीं पड़ता। भिन्न समविभव पृष्ठ पर ले जाने में कार्य करना पड़ता है। ठीक है, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। ठीक है, समविभव पृष्ठ जो है वो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते। जैसे विद्युत बल रेखाएं होती है ना, ऐसे जो हम लोग का समविभव पृष्ठ भी होता है वो भी जो है वो एक दूसरे को कभी नहीं काटते। ठीक है, इस टाइप से रहेंगे। चालक का पृष्ठ सदैव जो है वो समविभव पृष्ठ होता है। जो चालक हम लोग का होता है, ठीक है, कंडक्टर का जो सरफेस होगा वो हमेशा एक समविभव सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। ठीक है, ये जो है समविभव पृष्ठ के बारे में क्या बोलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इसको आप लोग याद रखिए। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समविभव पृष्ठ और विद्युत बल रेखाएं, ये दो जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद आता है गॉस लॉ या गॉस का नियम। कुछ चीजों का जो है इलेक्ट्रिक मतलब जो हम लोग का कूलाम का नियम होता है, ठीक है, जब हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो कूलाम के नियम से जो है वो कई बार कैलकुलेट करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। ठीक है, चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं और अगर उसमें सिमेट्रिक है तो उसे हम लोग आसानी से जो है गॉस के नियम का यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो गॉस का नियम क्या होता है। किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ के लंबवत दिशा में गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है,
ये मान लेते हैं कि हम लोग के पास जो है वो कोई पृष्ठ है और इससे जो है वो बल रेखाएं गुजर रही हैं। तो इस पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की जो संख्या होगी, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत फ्लक्स बोलेंगे। इसे फाई से जो है वो डिनोट करते हैं। कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो फील्ड लाइन है जिस भी इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़ी हुई होंगी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई का, ठीक है, इस एरिया में जो इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये जो भी एरिया सरफेस इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, इस वेक्टर में जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इस सरफेस में जो इंटीग्रेशन होगा, इसी से जो है हम लोग का फ्लक्स का वैल्यू आएगा, ठीक है। फ्लक्स क्या होता है कि किसी पृष्ठ से अभिलंबवत, किसी पृष्ठ के अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। और विद्युत फ्लक्स का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी ए होता है, या फिर समेशन ऑफ, अगर डिस्क्रीट चार्ज है, ठीक है, Q1 Q2 इस टाइप के चार्ज हैं, तब जो है ये हम लोग का वेक्टर ई डॉट, ये समेशन ऑफ क्या बोलते हैं, ये ए है, ठीक है, ए आई होगा, वेक्टर ई और ए आई, यहाँ समेशन ऑफ आई, अलग अलग पृष्ठ से जो है उसका क्या बोलते हैं, योग हो जाएगा, ठीक है। ये जो है उसका फॉर्मूला, इसी से जो है हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर पर कूलाम, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम होता है। विद्युत क्षेत्र ई के पृष्ठ के लंबवत है, अगर विद्युत क्षेत्र जो है वो पृष्ठ के क्या है, लंबवत है, तब जो फ्लक्स है वो हम लोग को वेक्टर नोटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इंटीग्रेशन कर देंगे किसका, ई और डी का। किस केस में, अगर ये जो पृष्ठ है हम लोग का, यहाँ विद्युत क्षेत्र जो है उसके ठीक लंबवत है, तो उस केस में जो फ्लक्स होगा वो सीधा सीधा इंटीग्रेशन होगा ई का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का उस एरिया के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अगर विद्युत क्षेत्र जो है वो पृष्ठ के समांतर है तो फ्लक्स हमेशा 0 होगा। अगर ये हम लोग का क्या है, पृष्ठ है और विद्युत क्षेत्र जो है इस तरह से इसके समांतर है, इससे होके नहीं गुजर रहा है बल्कि इसके क्या है, समांतर है, तब जो फ्लक्स फाई होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस पृष्ठ से संबद्ध जो फ्लक्स है वो 0 हो जाएगा। ये फ्लक्स से ही रिलेटेड होता है हम लोग का क्या, गॉस का नियम। तो गॉस का नियम क्या होता है, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी आकार के बद्ध पृष्ठ से होकर अभिलंबवत गुजरने वाली फ्लक्स पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। जो विद्युत फ्लक्स फाई होता है वो क्या होता है कि जिस भी पृष्ठ के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है, इस पृष्ठ के अंदर जो चार्ज होंगे, कुल कितना चार्ज है, कुल कितना आवेश है, उस आवेश का 1/ε0 गुना होता है क्या, फाई। जो हम लोग का फाई होता है वो Q इनक्लोज्ड, कितना आवेश जो है उसके अंदर है, Q इनक्लोज्ड बाई ε0 के बराबर होता है, या समेशन ऑफ Q इनसाइड, अंदर में जितना भी आवेश है उसका योग बटे ε0 के बराबर होता है, ठीक है। और फ्लक्स को हम लोग ऊपर डेफिनेशन में पढ़े हैं, जो हम लोग का फ्लक्स होता है वो क्या होता है, वेक्टर ई डॉट डी ए, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट डी ए भी क्या होगा, Q इनक्लोज्ड बाई ε0 हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं गॉस का नियम। और गॉस के नियम का ये जो है इंटीग्रल फॉर्म है, समाकलन वाला फॉर्म है गॉस के नियम का। गॉस के नियम के दो फॉर्म होते हैं, एक होता है समाकलन वाला और एक होता है हम लोग का अवकलन वाला। ठीक है, आगे देखेंगे अवकलन वाला फॉर्म। गॉस के नियम के अनुप्रयोग, गॉस के नियम का जो यूज है हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, जैसे आवेशी चालक का, आवेशी चालक गोला या खोखला गोला का अगर हम लोग को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तब हम लोग गॉस के नियम से जो है वो निकाल सकते हैं। बस आप लोग को ये याद रखना है कि अगर हम लोग के पास एक आवेशित गोला है, इसका कैलकुलेशन हम लोग नहीं करेंगे, बस आप लोग को ये याद रखना है कि अगर हम लोग के पास एक आवेशित गोला है, ठीक है, तब तो इसका जो है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये अंदर किसी बिंदु पर ये R1 है, ठीक है, ये इस बिंदु पर क्या होगा, उसके बाद इसके पृष्ठ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, और उसके बाद R2 दूरी पर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यानी कि ये जो गोलीय पृष्ठ है इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो पहला केस R = R1,
यानी कि गोले के अंदर स्थित किसी बिंदु के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा 0 होगा। ठीक है, क्यों 0 होगा? क्योंकि इस फील्ड के अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, चार्ज तो इसके पृष्ठ पे है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और इसके लिए जो विभव है वो क्या आ जाएगा? 1/4πε0 Q बाई R आ जाएगा। ठीक है, ये जो है विभव का वैल्यू है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है। गोले के पृष्ठ पर, अगर ये पृष्ठ पर कोई बिंदु है, अगर वहां हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं तो वो क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। R जो है इसका रेडियस है, जो कैपिटल R है वो क्या है? रेडियस है। ठीक है, तो E का जो वैल्यू है 1/4πε0 Q बाई R स्क्वायर आ जाएगा। और इसके लिए जो विभव है वो क्या आ जाएगा? 1/4πε0 Q बाई R आ जाएगा। अब गोले के बाहर किसी बिंदु पे अगर हम लोग निकालना चाहते हैं तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या आ जाएगा? 1/4πε0 Q R2 का स्क्वायर। ये जो बिंदु दूरी है क्या है? R2 है बाहर, तो 1/4πε0 Q R2 का स्क्वायर आ जाएगा। और इसका जो विभव है वो V इक्वल टू 1/4πε0 Q R2 आ जाएगा। अगर इसको हम लोग ग्राफ से इसका ग्राफिकल एनालिसिस करना चाहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड E दूरी के साथ कैसे बदलता है, ठीक है, R के साथ किस तरह से बदलता है, तो देखो, अगर हम लोग रेडियस से देखें R इक्वल टू कैपिटल R, अगर वो सरफेस पे अगर किसी बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग देखें तो वो जो वैल्यू होता है वो E R के बराबर होता है। और R से कम वैल्यू पे ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 हो जाता है अगर वो रेडियस से मतलब उसके अंदर हो। ठीक है, अगर वो बिंदु जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, अगर वो जो गोला है उसके अंदर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 हो जाएगा। उसके सरफेस पे त्रिज्या R के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रहेगा। ठीक है, ई आर। और इसके बाद जो है इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे कम होने लगा, कम होने लगेगा। जैसे जैसे दूरी जो है वो बढ़ते जाएगा, गोले के बाहर हम लोग जाते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। ठीक है, ये खोखले गोले के लिए है। जबकि अगर विभव देखें तो विभव जो है अंदर भी एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे देखो, ये जो पहला फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है लेकिन विभव 0 नहीं है। ठीक है, इसके अंदर भी जो है वो विभव रहेगा और विभव जो है वो कांस्टेंट रहेगा। विभव क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ये R1 यानी कि इसके रेडियस पर कहाँ हम लोग निकालना चाहते हैं इस पर जो है वो निर्भर नहीं करेगा। ये जो वैल्यू है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये जो है कांस्टेंट रहेगा, इसके अंदर भी, गोले के अंदर भी जो है वो कांस्टेंट रहेगा। और उसके बाद फिर जैसे ही हम लोग गोले से बाहर जाएंगे ये धीरे धीरे जो है वो कम होने लगेगा। ठीक है, तो ये होता है हम लोग का विभव। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड R पे जो है वो किस तरह से डिपेंड करते हैं। किसके लिए है ये? खोखले गोले के लिए या फिर गोलीय खोल के लिए है। ठीक है, गोलीय खोल के लिए है। इसके बाद ठोस गोला है। ठोस गोले के लिए जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा? ठोस गोले के लिए विद्युत क्षेत्र के अंदर जो है वो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो 0 नहीं होता। ठीक है, E इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/4πε0 Q बाई R2 का स्क्वायर R2 कैप। ठीक है, ये जो है इलेक्ट्रिक ये बाहर के लिए है ना। ये बाहर के लिए क्या आ जाएगा? E इक्वल टू 1/4πε0 Q R2 का स्क्वायर। देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, एक छोटा सा ट्रिक याद रखना, कोई भी ऑब्जेक्ट हो अगर इसके बाहर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है, ठीक है, तो इसका वैल्यू हमेशा 1/4πε0 Q, यहाँ पे जो भी आवेश रहे, जितना भी आवेश रहे, Q बाई ये जो दूरी है, ठीक है, R स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, अगर वो साइमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, उसका एक सेंटर है उस केस में। ठीक है, अगर ये साइमेट्री के बाहर कैलकुलेट करने के लिए बोले तो हमेशा यही आएगा 1/4πε0 Q R2 का स्क्वायर R कैप। ठीक है, यहाँ पे जब हम लोग खोखला गोला भी देखे थे, जब बाहर के केस के लिए देखे थे तब क्या आया था? 1/4πε0 Q बाई R स्क्वायर। ठीक है, उसका शेप क्या है उसको फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा जो है Q बाई R2 का स्क्वायर यानी कि R का स्क्वायर होगा। और जो पोटेंशियल है वो हमेशा क्या होगा? 1/4πε0 Q R2 होगा। ठीक है, अगर वो बाहर कोई बिंदु मतलब बाहर है तभी। ठीक है, आगे और एक दो एग्जांपल देखेंगे तो ये वैल्यू आएगा और ये जो है ये वैल्यू आएगा, ये दोनों फिक्स है। चेंज कहाँ होता है? अंदर चेंज होता है। ठीक है, और ये पृष्ठ पे भी वही हो जाएगा 1/4πε0 Q
आर स्क्वायर, जहाँ पे आर त्रिज्या है, ठीक है, और ये जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू आर। देखो इसमें ना फॉर्मूले बहुत सारे हैं, लेकिन सभी जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर हम लोग इसको बार बार पढ़ेंगे ना तो ये आसानी से जो है वो याद हो जाते हैं, क्योंकि सभी का जो फॉर्म रहता है वो लगभग सेम रहता है। अगर बिंदु जो है वो गोले के अंदर है, ठीक है, गोले के अंदर है, तब इस केस में हम लोग का क्या होता है, जो वेक्टर ई होता है वो होता है हम लोग का रो r1/3 एप्सिलॉन 0 होता है, ठीक है। और जो हम लोग का पोटेंशियल होता है वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर, ठीक है। अंदर जो दूरी है वो क्या है हम लोग का r1 है, तो 3r स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर आ जाएगा। सेंटर पे जो क्या बोलते हैं हम लोग का पोटेंशियल है वो क्या आ जाएगा 3 × 2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू आर। ये जो है हम लोग का किसके गोली खोल के कारण है, ठीक है, खोखले गोले के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सेंटर पे आता है वो ये आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है 3/2, यानी कि यहाँ से जो है वो ज्यादा मिलता है, किसके कारण, ठोस गोले के कारण, ठीक है। ये ग्राफ से और समझ में आ जाएगा। ग्राफ में देखो जो विभव है उस केस में क्या था, कांस्टेंट था, लेकिन यहाँ पे जो है वो v = 0 से v = r तक कम होगा, ठीक है, और उसके बाद फिर से जो है ये कम होगा। तो ये होता है हम लोग का विद्युत विभव जो है वो रेडियस पे किस तरह से डिपेंड करता है। जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे 0 था r से कम के लिए, लेकिन यहाँ पे जो है ये r पे डिपेंड करेगा। ये देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड है वो r पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। r के जो है वो समानुपाती है दूरी के, ये r तो त्रिज्या है, ठीक है, इस r के जो है वो समानुपाती होता है। यहाँ पे देखो ये r के जो है वो समानुपाती है, तो ये जैसे जैसे दूरी बढ़ता है तब ये भी बढ़ते जाता है, ठीक है, रेडियस तक, और रेडियस के बाद जो है ये फिर से क्या होने लगता है, कम होने लगता है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड E का r पे डिपेंडेंसी। इसके बाद एक समान आवेशित बेलनाकार चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर हम लोग के पास इस टाइप का ये एक बेलन है, ठीक है, और इसके कारण हम लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ये हम लोग का r1 है, ये r2 है, और ये क्या है, r है। ये r1 जो है वो इनसाइड है, r2 जो है वो बाहर में है, किसी बिंदु पे है, और ये जो कैपिटल R है ये इसके रेडियस में है, ठीक है। जबकि बिंदु P बेलन के बाहर हो तो बेलन के बाहर क्या होता है वही आता है 1/, अगर इसका चार्ज दिया हुआ हो, Q अगर चार्ज दिया हुआ हो तो अच्छा ये इसका सिमेट्री अलग हो जाता है, ठीक है, ये लेंथ वाला हो जाता है, तो इसमें जो हम लोग अलग टाइप से कैलकुलेट करते हैं, और इसका जो वैल्यू आता है क्या आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा r2 आता है, ठीक है, या 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा बाई r2। ये जो है एक बेलन के कारण r दूरी पर, ठीक है, ये r दूरी पर जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा r2 दूरी पर। और इसके लिए जो विभव होता है वो होता है -λ/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा r2 प्लस कांस्टेंट। ये जो है विद्युत विभव का वैल्यू है, ये लॉग है, ठीक है, -λ/2 पाई एप्सिलॉन 0 ln r स्क्वायर लॉग r स्क्वायर नहीं लॉग r2। उसके बाद बेलन के पृष्ठ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है वो हम लोग का 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा बाई कैपिटल R जो रेडियस है, ठीक है, और V इक्वल टू क्या आ जाएगा -λ/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा R आ जाएगा, हाँ मतलब लॉग R आ जाएगा। जब बिंदु बेलन के अंदर हो, ठीक है, अगर कोई बिंदु जो है वो बेलन के अंदर है तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा वो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा r1 बाई r, जहाँ पे r1 क्या है उसके अंदर जो है वो बिंदु, उसके अंदर जो भी बिंदु है उसकी दूरी है। यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है r के समानुपाती होता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है वो क्या है r के समानुपाती होता है, ठीक है, यानी r जैसे जैसे बढ़ते जाएगा सरफेस तक जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा और उसके बाद फिर से क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, ठीक है। ये ठोस बेलन के लिए, खोखले बेलन के लिए तो 0 होगा। कहीं भी जहाँ चार्ज नहीं है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर कोई भी हम लोग जहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हैं वहाँ एक सिमेट्रिक जो भी है बनाएंगे, जैसे बेलन है तो एक बेलन बनाएंगे, गोला है तो एक गोला बनाएंगे, और उसके अंदर अगर चार्ज नहीं है तो उसके लिए जो विद्युत क्षेत्र होगा वो 0 होगा। तो खोखला, जैसे खोखला जो हम लोग का गोला था उसके लिए भी 0 था, ठीक है, तो खोखले बेलन के लिए भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 हो जाएगा। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला
माइनस लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0। खोखला बेलन के लिए क्या आ जाएगा, माइनस लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 लॉग आर आ जाएगा, ठीक है। और ये ठोस बेलन के लिए आ जाएगा, ठीक है। ठोस बेलन के लिए जो है ये r1 के स्क्वायर के समानुपाती होता है। एक समान आवेशित कुचालक चादर के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद रखेंगे। और ये फॉर्मूला जो है वो इजी है, बहुत ज्यादा लंबा फॉर्मूला भी नहीं है, बहुत बड़ा फॉर्मूला। किसी आवेशित कुचालक चादर है हम लोग के पास, ठीक है, हम लोग के पास क्या है, एक जो है कुचालक चादर है, और यहाँ पे जो आवेश घनत्व है वो क्या है, सिग्मा है, ठीक है। यहाँ पे जो है इकाई क्षेत्रफल में जो आवेश है वो क्या है, सिग्मा है, और ये जो है इसका क्षेत्रफल है। तब जो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है वो होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 एन कैप। ये जो है कांस्टेंट होता है, ठीक है। अगर हम लोग एक चादर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, अगर एक सीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा जो है वो इक्विडिस मतलब क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। सभी ये जो है क्या बोलते हैं, दूरी या और किसी चीज पे जो है वो निर्भर नहीं करेगा। इसका फॉर्मूला देखो क्या है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। सिर्फ और सिर्फ किस पे निर्भर कर रहा है, आवेश घनत्व पे निर्भर कर रहा है, और किसी पे जो है वो निर्भर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो उसके आवेश घनत्व पे निर्भर करता है, जबकि जो विभव होता है, ठीक है, विभव जो है आर पे निर्भर करता है, ठीक है। माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 इंटू आर, विभवांतर, ठीक है। विभव आर पे निर्भर करता है, आर के जो है वो समानुपाती होता है, ठीक। लेकिन जो विद्युत क्षेत्र होता है वो हम लोग का क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ये याद रखेंगे। जबकि चालक के लिए, ये कुचालक के लिए था, ठीक है, ये जो था किसके लिए था, कुचालक के लिए था, और चालक के लिए क्या आ जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। यहाँ पे 2 एप्सिलॉन 0, ये क्या आ जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 एन कैप, ठीक है। और इसके लिए जो पोटेंशियल है वो माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 आर आ जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे याद रखेंगे। उसके बाद गॉस लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म, हाँ ये देखो, ये होता है गॉस लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म। डेल डॉट वेक्टर ई इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन 0 होता है, ठीक है। डेल डॉट वेक्टर ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो बाई एप्सिलॉन 0। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ई इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन 0 आ जाएगा, ठीक है। इसी से हम लोग निकालते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं E इक्वल टू क्या होता है, माइनस डेल V होता है, ठीक है। ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल होता है, ठीक है, V। तो अगर ये वैल्यू यहाँ पे रखें तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा, डेल टू V बाई माइनस रो बाई एप्सिलॉन 0 आ जाएगा, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं पॉइसन इक्वेशन, ठीक है, पॉइसन का समीकरण। और अगर ये डेल टू V इक्वल टू 0 आ जाए तो इसे हम लोग बोलते हैं लाप्लास समीकरण। यानी कि अगर रो इक्वल टू 0 हो तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, लाप्लास समीकरण बोलेंगे, ठीक है। जबकि अगर डेल टू भी 0 के बराबर नहीं है तो इसे हम लोग बोलेंगे पॉइसन इक्वेशन। उसके बाद गॉस का नियम, गॉस का नियम का जो उपयोग है वो सभी प्रकार के ऑब्जेक्ट के लिए कर सकते हैं, जबकि वस्तु सममित हो तो ये जो है ज्यादा उपयोगी होता है, ठीक है। इसके बाद आता है चालक या कंडक्टर। चालक या कंडक्टर क्या होता है, देखो, विद्युत बल रेखाएं चालक के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। अगर हम लोग को पता ये कोई क्या बोलते हैं चालक दे दिया गया है, तब हमेशा याद रखना कि विद्युत बल रेखाएं कभी भी इसके अंदर, इसे जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती, इससे इसके अंदर से गुजर के कभी भी नहीं जाएंगी। चालक के अंदर जो है वो विद्युत बल रेखाएं प्रवेश नहीं कर सकती, ठीक है। अंदर विद्युत बल रेखाएं जो है वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगी, ये याद रखना, ठीक है। इसके केस में, चालक के केस में, जो कंडक्टर हम लोग का होता है उसके अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो प्रवेश नहीं कर सकती। इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा 0 होता है, ठीक है। इसमें सॉलिड चालक या वो चालक, ये सब हम लोग नहीं देखेंगे। अगर चालक है तो उसके इनसाइड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, 0 होगा। उसके अंदर जो है वो चार्ज घनत्व हमेशा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। जो हम लोग का कंडक्टर होता है ना, इसमें जो चार्ज होता है सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे होता है, सरफेस पे जो है वो समान रूप से वितरित हो जाता है, ठीक है। अगर ये हम लोग का अगर इसमें हम लोग जो है 2q चार्ज देते हैं
तो ये जो 2q चार्ज है वो पूरी तरह से इसके सरफेस में जो है वो वितरित हो जाएगा, इसके अंदर पे जो है वो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये होता है हम लोग का कंडक्टर। इसके अंदर में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा, और इसके अंदर जो चार्ज घनत्व है वो भी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, चालक पर आवेश पृष्ठ पर समान रूप से वितरित होता है। ठीक है, जो चालक पर जो आवेश होगा उसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित होता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व जो होता है वो क्या होता है, हम लोग का कांस्टेंट होता है। किसके लिए, चालक के लिए। चालक के अंदर पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, लेकिन उसका पोटेंशियल जो है वो जीरो नहीं होता, और वो जो पोटेंशियल है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, और पृष्ठ पे जो पोटेंशियल होता है वही होता है। असममित वस्तुओं के लिए जहां त्रिज्या r अधिक होता है वहां आवेश घनत्व जो है वो कम होता है। देखो, अगर हम लोग के पास इस टाइप का कोई ऑब्जेक्ट दे दिया है, ठीक है, कोई सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट ना दो देखे ना, इस टाइप का कोई ये ऑब्जेक्ट जो है वो दे दिया है। ठीक है, तो इस केस में ना जहां त्रिज्या ज्यादा होगा वहां पे जो आवेश घनत्व है कम होगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे जो है वो त्रिज्या, अगर यहाँ पे और यहाँ पे हम लोग कंपेयर करें, ठीक है, इस बिंदु पे और इस बिंदु पे अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे जो त्रिज्या है वो ज्यादा है, तो यहाँ जो आवेश घनत्व है, त्रिज्या ज्यादा है तो आवेश घनत्व जो है वो कम होगा। और ये क्योंकि यहाँ पे जो है त्रिज्या बहुत कम है, ठीक है, एकदम छोटा सा है, तो यहाँ पे जो आवेश घनत्व है बहुत ही ज्यादा होगा। नेट में इस टाइप के इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, बाकी हम लोग के सेट के लिए भी पूछ सकता है। बस आप लोग ये याद रखेंगे कि जहाँ पे त्रिज्या अधिक होगा, जहाँ पे r अधिक होगा वहां पे जो चार्ज घनत्व है वो कम होगा, और जहाँ पे रेडियस कम होगा वहां पे जो चार्ज घनत्व है वो अधिक होगा। इसके बाद भू संपर्कित चालक, अगर हम लोग किसी चालक को जो है वो क्या बोलते हैं, भू से मतलब उसको अर्थ कर दें, ठीक है, उसे अर्थिंग से जोड़ दें, ठीक है, तब जो है वो किस तरह से बिहेव करेगा। किसी चालक को भू संपर्कित करने पर उस पर आवेश जो है वो शून्य हो जाता है। ठीक है, अगर हम लोग के पास कोई चालक है इस टाइप से और इसको हम लोग क्या कर दिए, भू संपर्कित कर दिए, तो इसका पूरा आवेश जो है वो यहाँ पे अर्थ में जो है वो चला जाएगा और इस पर आवेश क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, भू संपर्कित चालक के सामने आवेश लाने पर उस पर आवेश प्रेरित हो जाता है। ये क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, आवेश जो है इसमें जीरो हो गया, इसको भू संपर्कित करने पर इसमें आवेश जीरो हो गया। अगर इसके सामने हम लोग कोई आवेश क्यों लाएंगे तब इसमें जो है वो आवेश जो है वो प्रेरित हो जाएगा। ठीक है, इसमें आवेश फिर से क्या हो जाएगा, प्रेरित हो जाएगा इसके सरफेस पे, जो कि उस आवेश का विपरीत होता है। और वो विपरीत प्रकार का, अगर प्लस चार्ज लाएंगे तो माइनस चार्ज क्या बोलते हैं, प्रेरित हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग माइनस चार्ज लाएंगे तो प्लस चार्ज प्रेरित हो जाएगा। इसका एग्जांपल देखो, अगर हम लोग के पास अनंत लंबाई का एक चालक है, ठीक है, अगर हमारे पास जो है वो अनंत लंबाई का एक चालक प्लेट है, ठीक है, और इसके सामने अगर हम लोग एक प्लस क्यू चार्ज लाते हैं, किस दूरी पर लाते हैं, ये जो है वो 0, 0 और d दूरी पर है। ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, d है, और d दूरी पर अगर एक प्लस चार्ज रखते हैं तब ये क्या करता है, इसमें जो है माइनस क्यू चार्ज प्रेरित हो जाएगा, और ये किसके बराबर होगा, ठीक माइनस d दूरी पर स्थित किसी माइनस क्यू चार्ज की तरह जो है वो ये इसमें जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, प्रेरित हो जाएगा। ठीक है, देखो अनंत लंबाई का अगर समतल चालक के सामने हम लोग बिंदु आवेश q रखते हैं तब समतल से d दूरी पर जो प्रेरित आवेश है वो क्या हो जाएगा, माइनस q हो जाएगा। उसमें जो आवेश प्रेरित होगा वो माइनस q हो जाएगा, और दूरी तो d ही होगा, लेकिन किस दिशा में होगा, विपरीत दिशा में होगा, 0 d और माइनस d पे। अगर वो कहाँ पे है, 0, 0 d पे है, तो ये जो है 0, 0 माइनस d पे जो है प्रेरित हो जाएगा। ठीक है, इसे हम लोग प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक है, ये जो बनता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज या प्रतिबिंब बोलते हैं। अगर हम लोग का गोला है, ठीक है, भू संपर्कित आवेशित गोला है, तब इसमें जो प्रेरित आवेश है वो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू आर बाई ए, जहाँ पे ए जो है वो दूरी है, ये हम लोग का एक आवेशित गोला है, इसका त्रिज्या क्या है, आर है। ठीक है, और इससे ए दूरी पर जो है एक चार्ज अगर क्यू हम लोग लाते हैं तब यहाँ पे जो है एक चार्ज प्रेरित हो जाएगा, और उस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा,
माइनस क्यू आर बाई ए, ठीक है। वो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो माइनस क्यू नहीं होगा, माइनस क्यू आर बाई ए हो जाएगा, और किस दूरी पर होगा, आर स्क्वायर बाई ए दूरी पर होगा, ठीक है। ये यहाँ पे प्रेरित होगा, ठीक है। ये जो दूरी होगा वो होगा आर स्क्वायर बाई ए होगा, और ये जो प्रेरित होगा ये होगा माइनस क्यू आर अपॉन ए, ठीक है। तो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है, ठीक है, ध्रुवण। ध्रुवण को ना क्या बोलते हैं 15 मिनट बाद जो है वो शुरू करेंगे, ठीक है। 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं। लैपटॉप ना गर्म हो जाता है इतना लंबा मतलब क्लास लेते, ठीक है। तो 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं। क्या बोलते हैं 10:40 को जो है वो क्लास शुरू करेंगे फिर से, ठीक है, 10:40 को। और ये जो ध्रुवण है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। फिर 10 मिनट बाद जो है मिलते हैं।